मेरा नाम प्रोफेसर मैनेजर पांडे है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी का प्रोफेसर और अध्यक्ष भी था। अब मैं रिटायर्ड हूँ। मुझे आपसे आज जिस पाठ्यक्रम के बारे में बात करनी है उसका शीर्षक है साहित्य का इतिहास दर्शन। उसका एक पाठ है शैली विज्ञान और साहित्य का इतिहास। उसी पर मैं आप लोगों से आज बातचीत कर रहा हूँ। कवि और आलोचक टी.एस. इलियट ने अपने एक निबंध में लिखा है कि संवेदनशीलता पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, हम चाहें या न चाहें। लेकिन अभिव्यंजना में परिवर्तन कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। असंख्य द्वितीय श्रेणी के कवि इसीलिए द्वितीय श्रेणी के होते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से वे भिन्न अनुभूति करते हैं। इसीलिए उन्हें शब्दों का भी नए ढंग से प्रयोग करना चाहिए। टी.एस. इलियट जिसे अभिव्यंजना प्रणाली कहते हैं, उसका एक प्रमुख तत्व है शैली। साहित्य की आलोचना और इतिहास में ही नहीं, कला के सृजन, आलोचन और इतिहास लेखन में भी शैली का विशेष महत्व होता है। कलाकार उसकी कलाकृति और कला की प्रवृत्ति की विशेषता शैली में प्रकट होती है। प्रायः सभी ललित कलाओं में नई प्रवृत्तियों, नई दृष्टियों और नए रूपों का परिवर्तन शैलीगत परिवर्तन होता है। चित्रकला के लगभग सभी आंदोलनों में नई प्रवृत्तियों और शैलियों का विकास दिखाई देता है। कला के इतिहास के संदर्भ में शैली की केंद्रीयता की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध कला विचारक और इतिहासकार आर्नोल्ड हाउजर ने लिखा है कि कला इतिहास के लिए शैली की धारणा का केंद्रीय और बुनियादी महत्व है। इसके बगैर बहुत करके कलाकारों का इतिहास बन सकता है, इस अर्थ में कि उसमें समकालीन या एक के बाद एक आने वाले विभिन्न महान कलाकारों का उनकी निश्चित और उनकी संदिग्ध कृतियों के साथ विवरण की सूची प्रस्तुत की जा सकती है। हमें ऐसी सामान्य प्रवृत्तियों और ऐसे सामान्य रूपों का इतिहास न मिलेगा जो किसी युग, किसी राष्ट्र या किसी क्षेत्र की कृतियों से जोड़ते हैं और हमें यह कहने की क्षमता प्रदान करते हैं कि कला विकास प्रदर्शित करती है या किसी आंदोलन की अभिव्यक्ति करती है। सबसे आगे बढ़कर शैली
कला इतिहास की बुनियादी धारणा है, क्योंकि इसी धारणा के अर्थ में उसकी बुनियादी समस्याओं को सूत्रबद्ध किया जा सकता है। यह बात आर्नोल्ड हाउजर ने अपनी पुस्तक कला का इतिहास दर्शन में लिखी है। साहित्य में भी नई रचना दृष्टियों की अभिव्यक्ति नई शैली में होती है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की कविता के बाद जो छायावाद की कविता आई, उसमें नई काव्य भाषा और नई शैली का विकास हुआ। छायावाद की कविता में मैं शैली की प्रधानता है। इसीलिए निराला ने अपनी एक कविता में लिखा है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। प्रायः मैं शैली में लिखी कविता के बारे में यह भ्रम होता है कि उसमें कवि केवल आत्माभिव्यक्ति कर रहा है, उसे जीवन के सुख दुख की चिंता, बाहर के जीवन के सुख दुख की चिंता नहीं है। निराला का उद्धृत काव्यांश इस भ्रम का खंडन करता है। छायावादी कविता में अपने समय और अपने समाज की गहरी चिंता मौजूद है। इसी तरह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में भी नई काव्य भाषा के साथ नई शैली का विकास हुआ। हिंदी उपन्यास और कहानी में भी यह बात दिखाई देती है। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास और कहानी में जब जैनेन्द्र कुमार आए तो उन्होंने नई कथा दृष्टि के साथ नई कथा भाषा और नई शैली का विकास किया। जैनेन्द्र से भिन्न कथा दृष्टि, कथा भाषा और शैली में नई कहानी के कहानीकार कहानियां लिख रहे थे। भाषा विज्ञान के प्रभाव से आधुनिक साहित्य चिंतन के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन हुए। साहित्य के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर साहित्य के विज्ञान के विकास के प्रयास हुए हैं। साहित्य की आलोचना और इतिहास को भी इस व्यापक साहित्य विज्ञान की शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। साहित्य की भाषा के अनुशीलन के लिए शैली विज्ञान के सिद्धांत और व्यवहार के लगातार प्रयत्न होते रहे। वैसे यह आज भी विवाद का विषय है कि शैली विज्ञान का संबंध केवल साहित्य की भाषा से है या साहित्येतर भाषा से भी। शैली विज्ञान के स्वरूप पर विचार करने के लिए अगस्त 1967 में एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित हुआ था। उस परिसंवाद में भाग लेने वाले अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों की राय में शैली विज्ञान का संबंध साहित्य की शैली से ही है। इस परिसंवाद में भाग लेने वाले विद्वानों की यह भी राय है कि साहित्य की भाषा का विश्लेषण ही शैली विज्ञान का मुख्य प्रयोजन है। शैली विज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ आलोचक शैली को पाठ
पाठ की रूपगत विशेषता समझते हैं। विसेंट और बियर्डस्ले के अनुसार शैली का संबंध अर्थ से है, लेकिन फ्रांसीसी संरचनावादी या उत्तर संरचनावादी रोला बार्थ का विचार है कि अर्थ स्वयं पाठ के अनेक रूपों में से एक रूप है। रेने वेले काव्य शास्त्र को शैली विज्ञान से स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन रोमन याकोबसन के अनुसार भाषा विज्ञान भाषिक संरचनाओं का सार्वभौम विज्ञान है, इसलिए काव्य शास्त्र को भाषा विज्ञान का अंग माना जाना चाहिए। स्टेफान उलमान ने शैली विज्ञान को भाषा विज्ञान से स्वतंत्र माना है। उनका कहना है कि साहित्य में भाषा के अतिरिक्त और बहुत कुछ होता है, उन सब पर शैली विज्ञान को विचार करना चाहिए। कुछ शैली वैज्ञानिक कथा वस्तु, विषय वस्तु, संरचना, चरित्र और रचना के सौंदर्य परक महत्व को शैली विज्ञान के अंतर्गत विचारणीय मानते हैं। मिस माइल्स ने शैली विज्ञान में वस्तु और रूप दोनों को विवेच्य कहा है। अधिकांश शैली वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा साहित्य का पर्याय है। साहित्यिक रचना भाषिक संरचना है, वह एक पाठ है और उस पाठ की रूपगत विशेषताओं का विश्लेषण ही शैली विज्ञान का प्रयोजन है। संरचनावादी साहित्यिक रचना को आत्मनिर्भर भाषिक संरचना मानते हैं और रचना की आंतरिक संरचनाओं के आपसी संबंध की खोज करते हैं। इसी आधार पर वे साहित्य की आलोचना और इतिहास को वैज्ञानिक बनाने का दावा भी करते हैं। आजकल कुछ शैली वैज्ञानिक पाठ और पाठक के संबंध का विवेचन करते हुए रचना के सौंदर्य परक प्रयोजन के उद्घाटन पर बल दे रहे हैं। पश्चिम में शैली विज्ञान की अनेक परंपराएं हैं और उनके अनेक रूप भी हैं। इनमें कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली परंपरा संरचनावादी शैली विज्ञान की है, जो संरचनावादी भाषा विज्ञान की उपज है। इसका व्यापक प्रभाव यूरोप के विभिन्न देशों के शैली वैज्ञानिक साहित्य विश्लेषण में दिखाई देता है। संरचनावादी साहित्य चिंतन और शैली वैज्ञानिक आलोचना के प्रचार प्रसार में रूपवाद के विश्व नागरिक रोमन याकोबसन की महत्वपूर्ण भूमिका है। याकोबसन के अनुसार कविता सौंदर्यात्मक प्रयोजन संपन्न भाषा है। उनका यह भी कहना है कि साहित्य के अनुशीलन का विषय साहित्य नहीं बल्कि साहित्यिकता है। याकोबसन ने इतिहास लेखन की विधेयवादी प्रणाली की आलोचना करते हुए लिखा है कि साहित्य के इतिहासकार जीवनी परक साक्ष्य, मनोविज्ञान, राजनीति और दर्शन आदि को महत्व देते हैं और इस प्रक्रिया में साहित्य का विज्ञान विकसित करने के बदले दर्शन, मनोविज्ञान और संस्कृति का इतिहास लिखते हैं। उनका आग्रह है कि अगर साहित्य के इतिहास को विज्ञान होना है तो उसे कौशल, जिसे अंग्रेजी में डिवाइस कहा जाता है,
को साहित्यानुशीलन का एकमात्र विषय बनाना हो। याकोबसन के अनुसार साहित्य की साहित्यिकता और कविता का काव्यत्व भाषी कौशल से ही निर्धारित होता है। इस धारा के अनुयायी शैली वैज्ञानिक भाषिक कौशल और विचलन को ही अपने अध्ययन का मुख्य विषय मानते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण संरचनावादी आलोचक हैं फ्रांस के रोला बार्थ। वे साहित्य के विश्लेषण में अंतर वस्तु और रूप के द्वैत का विरोध करते हुए केवल रूप की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि एक साहित्यिक कृति केवल भाषिक संरचना है जो केवल रूप है और उसकी कोई अंतर वस्तु नहीं होती। पाठ के रूप में और अंतर वस्तु के बीच द्वैत नहीं होता, वह एक बहुरूपी वस्तु ही है। सारता पाठ अपनी संपूर्णता में वस्तुहीन रूपों की अनेकता है। स्वभावतः साहित्य रचना के बारे में रोला बार्थ की इस निपट रूपवादी धारणा पर आधारित शैली विज्ञान में केवल रूप की संरचनाओं का ही अध्ययन होगा। स्वयं रोला बार्थ शैली विज्ञान का प्रयोजन रूप के विभिन्न स्तरों की खोज मानते हैं, लेकिन किसी भी साहित्यिक कृति का एक संदेश भी होता है। रचना को केवल रूपगत संरचनाओं का समूह मानने या अंतर वस्तु विहीन बहुरूपी वस्तु मानने का अर्थ है माध्यम को ही संदेश समझना। बार्थ ने एक स्थान पर लिखा है कि सतही रूपवाद इतिहास से मुंह मोड़ता है, लेकिन गंभीर रूपवाद इतिहास की ओर लौटता है। साहित्यिक कृति और उसके शैलिक वैज्ञानिक अनुशीलन के बारे में बार्थ के रूपवादी सिद्धांत और व्यवहार से यह बात साबित नहीं होती। कुछ शैली वैज्ञानिकों ने साहित्य का इतिहास और शैली विज्ञान के संबंध पर भी विचार किया है। उनमें से एक हैं एम रिफ्तेर। उन्होंने लिखा है कि साहित्य के इतिहास का संबंध साहित्य के उद्भव, वास्तु तत्व, बाह्य यथार्थ से उसके संबंध और काल क्रम में रचनाओं के परिवर्तित अर्थ के अध्ययन से है। शैली विज्ञान का संबंध पाठ से है जो अपरिवर्तनीय है। इसमें शब्दों के आपसी संबंधों की खोज होती है और वस्तु से अधिक रूप पर ध्यान दिया जाता है। फिर भी उनका विचार है कि ये दोनों, मतलब साहित्य का इतिहास और शैली विज्ञान, परस्पर पूरक हो सकते हैं। रिफ्तेर का कहना है कि साहित्य के इतिहास को विचारों का इतिहास, समाज शास्त्रीय सौंदर्यबोधी या साहित्यिक तत्वों का ऐतिहासिक अनुशीलन बनने से बचाने के लिए शैली विज्ञान की जरूरत है। इतिहास के संदर्भ में शैली विज्ञान की बुनियादी मान्यता यह है कि साहित्य मूल पाठों से बनता है, न कि लेखकीय अभिप्राय से। पाठ शब्दों से बनता है, विचारों और वस्तुओं से नहीं। साहित्य का स्वरूप पाठक और पाठ के संबंध से निर्धारित होता है, लेखक और पाठ के संबंध से नहीं। उनके अनुसार साहित्य के इतिहास लेखन में शैली विज्ञान का उपयोग इन बातों की खोज के रूप में हो सकता है।
पहली बात यह है कि साहित्यिक प्रभाव का आकलन, दूसरी बात है प्रवृत्तियों और विधाओं से पाठ के संबंध की खोज, तीसरी बात है पाठकों की पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ पाठ के बदलते हुए अर्थ की खोज, और चौथी बात है पाठ के मूल महत्व की खोज। रिफ्तेर का विचार है कि रचना की संरचना के विश्लेषण से विकसित अर्थबोध की प्रक्रिया केवल अतीतोन्मुखी ही नहीं, वर्तमान से संबद्ध और भविष्योन्मुखी भी हो सकती है। किसी भी रचना की प्रभावशीलता उसकी बोधगम्यता पर निर्भर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पाठक रचना को बोधगम्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह कहना सही नहीं है कि किसी पाठ का मूल अर्थ प्रामाणिक होता है और परवर्ती अर्थ प्रामाणिक नहीं होता। पाठ के मूल अर्थ की पुनर्रचना का उद्देश्य लेखक के अभिप्रेत तक पहुंचना ही होता है। रचना के मूल अर्थ की खोज रचना के समकालीन पाठकों की प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से संभव, लेकिन कठिनाई यह है कि अत्यंत प्राचीन रचनाओं के समकालीन पाठकों की प्रतिक्रियाओं का ज्ञान कैसे हो। इतिहास लेखन में शैली विज्ञान प्राचीन रचनाओं के मूल अर्थ की खोज करने में विशेष सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण और महाभारत जैसी रचनाओं के रचना काल के पाठकों की प्रतिक्रियाएं जानना लगभग असंभव है। शैली विज्ञान और साहित्य के इतिहास के बीच किसी सार्थक संबंध की संभावना तब समाप्त होती है जब रिफ्तेर कहते हैं कि साहित्य के इतिहास को शब्दों का इतिहास होना चाहिए। साहित्य के इतिहास को केवल शब्दों का इतिहास बनाना साहित्य की रूपवादी धारणा का ही शिकार होना है। दुनिया भर के रूपवादी साहित्य को भाषा का पर्याय मानते हैं और साहित्य तथा आलोचना को शब्द मीमांसा तक सीमित कर देते हैं। इस संदर्भ में संतोष की बात यही है कि रूपवादियों के सारे दावों के बावजूद उनके द्वारा आज तक साहित्य का ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया है जो केवल शब्दों का इतिहास हो। साहित्य के इतिहास लेखन में भाषा विज्ञान और शैली विज्ञान की उपयोगिता पर विचार करने वाले एक और व्यक्ति हैं, स्टेनले ई फिश। उनके अनुसार साहित्य का इतिहास और शैली विज्ञान में एकता स्थापित करने के लिए यह पूर्वाग्रह छोड़ना जरूरी है कि भाषा एक चीज है और साहित्य दूसरी चीज। वे कहते हैं कि सभी भाषिक संरचनाएं साहित्यिक संरचनाएं। उन्होंने संपूर्ण संस्कृति को पाठ मान लिया है। यह पाठ पाठकों पर तरह तरह के प्रभाव डालता है और यह प्रभाव भाषिक संयोजनों पर निर्भर करता है। हेडन व्हाइट ने, जो एक और महत्वपूर्ण इतिहास चिंतक हैं, उन्होंने लिखा है कि फिश के विचारों के अनुसार साहित्य के नाम पर पाठों का शब्दकोश तैयार करना साहित्य का इतिहास नहीं है। शैली विज्ञान का उपयोग पाठ विश्लेषण में होता है। पाठ की वस्तुनिष्ठता और पाठ के अर्थ की वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए एक ओर उसे रचनाओं
अरे रचनाकारों के अभिप्राय से अलग रखा जाता है तो दूसरी ओर पाठकों के प्रभाव से भी। इस पाठ विश्लेषण में शब्दार्थ और रूपात्मक संरचना का विश्लेषण होता है। शब्द के अर्थ का विकास सामाजिक दार्शनिक प्रवृत्तियों साहित्यिक मनोवृत्तियों से प्रभावित होता है। रचनाकार और पाठक की आत्मपरकता की कीमत पर पाठ की वस्तुनिष्ठता की रक्षा करने वाली विचार प्रणाली वैज्ञानिकता के दावों के बावजूद अमानवीय ही हो जाती है। कोई भी साहित्यिक रचना एक मानवीय कृति है और उसका उद्देश्य मनुष्य तक पहुंचना है। दूसरे शब्दों में एक साहित्यिक रचना मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए और मनुष्य के बारे में होती है। वह रचनाकार और पाठक के बीच मानवीय संबंध का माध्यम बनती है। संरचनावादी साहित्य विश्लेषण में रचनाकार और पाठक की मानवीय उपस्थिति की उपेक्षा होती है। इसीलिए माइकल वुड नाम के एक आलोचक ने लिखा है कि मनुष्य की दुनिया में ही भाषा की अर्थवत्ता और सार्थकता है, लेकिन संरचनावाद की भाषा की दुनिया में मनुष्य के लिए कोई जगह नहीं है। संरचनावाद के अनुसार साहित्य संसार में केवल शब्द हैं, मनुष्य नहीं। वह भाषा की संरचनाओं और व्यवस्थाओं से निर्मित है, मनुष्य की भावनाओं और विचारों से नहीं। इस दुनिया में अपनी भावनाओं और विचारों के अनुसार इतिहास का निर्माण करने वाला मनुष्य नहीं है। समाज के इतिहास की तरह ही साहित्य के इतिहास का निर्माण भी मनुष्य ही करता है, जिसे लेखक या कवि कहा जाता है। इस मानव निर्मित इतिहास का प्रयोजन भी मनुष्य ही है। संरचनावाद समाज भाषा और साहित्य के इतिहास निर्माता मनुष्य की उपेक्षा करके इतिहास लेखन में विशेष सहायक नहीं हो सकता। संरचनावाद में लेखक की बलिवेदी पर पाठक पैदा हुआ है, लेकिन संरचनावाद के परवर्ती विकास में विशेष रूप से पाठ तथा पाठक के बीच संवाद के विश्लेषण के संदर्भ में पाठक का मानवीय पक्ष भी साहित्य चिंता के परिदृश्य से गायब हो रहा है। एमएच अब्राहम ने पुरानी आलोचना युग की तुलना में नए पठन युग के साहित्य विश्लेषण में मानवीय पक्ष की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए लिखा है कि फूको, दरिदा, स्टेनले फिश और हेराल्ड ब्लूम के पाठ पठन प्रक्रिया और पाठक संबंधों के विश्लेषण की पूरी साहित्य चिंता मानवीय सरोकारों से रिक्त है। इसलिए इस संरचनावादी शैली विज्ञान के आधार पर लिखा गया साहित्य का इतिहास मानव की क्रियाशीलता से शून्य इतिहास ही होगा। साहित्य के इतिहास के प्रसंग में शैली विज्ञान का एक उपयोग यह हो सकता है कि उसके सहारे एक रचना जैसे एक रचना की शैली का विश्लेषण होता है, वैसे ही एक रचनाकार की
एक सभी रचनाओं की शैली का विश्लेषण करके उसकी सामान्य विशेषताओं को पहचाना जाए। यही नहीं, इस प्रक्रिया को और अधिक विकसित करके एक युग के लेखकों की शैली, एक विधा के अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाकारों की शैली और एक साहित्य के शैली संबंधी परिवर्तन और विकास का भी विवेचन हो सकता है। साहित्य के शैली वैज्ञानिक विवेचन के लिए भाषा और विचारधारा का संबंध भी विचारणीय है। एक रूसी विचारक थे वालासिनोव। उन्होंने यथार्थ, चेतना, वर्ग संघर्ष और विचारधारा से अनेक आयामी जटिल संबंधों का विश्लेषण करते हुए साहित्य की भाषा और शैली के अनुशीलन की नई दिशा की ओर संकेत किया है। उन्होंने लिखा है कि शब्द अद्वितीय विचारधारात्मक वस्तु के रूप में हमारे सामने आता है। शब्दों के इतिहास में शब्दों का प्रयोग करने वालों का इतिहास होता है। इसलिए शैली विज्ञान अगर इस दृष्टि से साहित्य पर विचार करे तो वह साहित्य के इतिहास लेखन में सहायक बन सकता है। एक और विचारक लूसिए गोल्डवान ने सामाजिक संरचनाओं, विश्व दृष्टि की संरचनाओं और रचना की संरचनाओं के बीच समान धर्मिता की खोज करते हुए साहित्य के विश्लेषण का काम किया है। अगर गोल्डवान की दृष्टि को भी स्वीकार कर लिया जाए तो शैली विज्ञान के माध्यम से साहित्य की आलोचना और इतिहास लेखन में मनुष्य, समाज और शैली तीनों का समावेश हो सकता है।